विजन की जून मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिवली हम इस मैगजीन को कवर करेंगे और ये जो मैगजीन हम कवर करेंगे काफ़ी उपयोगी होने वाली है आने वाले यूपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एपीएफसी का एग्जाम हो, चाहे से वो सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट का कोई एग्जाम हो, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो। सभी एग्जाम्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैगजीन रहने वाली है, तो आपको इसको पूरा अटेंटिव होकर सुनना है। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिकॉर्ड इट फॉर यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रेज किया है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को, क्योंकि उन्होंने आरटीआई को काफ़ी तेज़ी से डिस्पोजल किया है, तो थोड़ा इनकी प्रशंसा हुई है। तो और भी काफ़ी रीजन से न्यूज़ में, तो 2019 में तो ये न्यूज़ में था ही, क्योंकि एक अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो इस वजह से हम देख लेते हैं कि ये जो है एक वैधानिक बॉडी है। पहली बात तो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 2005 में आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 10 से ज़्यादा इलेक्शन जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, सॉरी, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है। एंड 10 से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते, मतलब कि सीआईसी होंगे एक तो, और एक आईसी होंगे। 10 से ज़्यादा आईसी नहीं हो सकते हैं ना, आईसीज होंगे और सीआईसी होंगे। अब आपको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के लिए भी हम सीआईसी यूज में लेते हैं और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के लिए तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को भी हम सीआईसी बोल देते हैं, और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के लिए भी हम सीआईसी यूज में लेते हैं। तो रेफरेंस के हिसाब से यूज में लेना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम आरटीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरटीआई का जो जीनेसिस है 1986 से बताते हैं, एक जो एक्ट है, एक जो केस रहा उससे बताते हैं, बट उसमें हमको नहीं जाना है। ठीक है, आर्टिकल 19 से ये अपना ड्रॉ करता है, क्योंकि ऐसी जो है डायरेक्ट करता है एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, तो ये आरटीआई का ही पार्ट के तौर पे माना जाता है। तो इसमें हुआ क्या कि 2002 के अंदर फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, उसको रिप्लेस करते हुए बाद में आरटीआई आया है, और आरटीआई के प्रोविजन के अंदर ही सीआईसी है। और फिर बाद में आरटीआई बिल 2019 जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये प्रोविजन कुछ बदल दिए गए हैं, जिसमें सीआईसी को पहले जो सैलरी थी वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर हुआ करती थी, सैलरी जो पे की जाती थी सीआईसीज एंड आईसीज को, तो इक्विवेलेंट हम लेते थे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर के। तो उसको बदल दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है इस चीज़ को कि सैलरी कैसे पे करनी है। तो ऐसे और भी अमेंडमेंट हुए हैं, वो भी अभी हम देख लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसको जब बनाते हैं तो इसको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है सीआईसी की। पूरा जो जो इलेक्शन कमीशन है पूरी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो उसमें लोग कौन कौन होते हैं जो कि रिकमेंडेशन देते हैं? एक तो प्राइम मिनिस्टर, तो इसके चेयरपर्सन होते हैं, और जो पूरा अपने आप में रिकमेंडिंग कमेटी होती है उसमें। लीडर ऑफ अपोजिशन, इन लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो होते हैं। सीआईसी इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, सीआईसी है रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आरटीआई एक्ट 2019 में अमेंडमेंट कुछ किए गए हैं। तो अमेंडमेंट क्या कर दिया है? पहली बात तो टेन्योर है वो 3 साल के लिए कर दिया गया है। द टेन्योर ऑफ द कमीशन हैज़ बीन कट टू 3 ईयर्स, जो पहले ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, दूसरा, अर्लियर 2005 एक्ट गेव देम फिक्स टेन्योर ऑफ द 5 ईयर्स, रिटायरमेंट एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवरेज अर्लियर, जिसको 3 साल कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, इस अमेंडमेंट के थ्रू दिस वॉज डन टू इंश्योर द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स कैन यूज दिस पावर एवन विद द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट फियर एंड देयर जॉब्स। तो ये मतलब बता रहे पहले जो पावर दी गई थी वो इस वजह से दी गई थी। ठीक है, अब हम फंक्शन ऑफ सीआईसी देखते हैं। फंक्शंस ऑफ सीआईसी की बात की जाती है तो सीआईसी हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट्स। तो सिविल कोर्ट्स के अंदर जो पावर होते हैं वो सभी पावर इनके अंदर रहते हैं। वाइल ट्राइंग ए सूट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो इसमें क्या क्या कर सकता है सीआईसी? समनिंग कर सकता है, समन कर सकता है किसी को भी, एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन, तो वो कंपेल कर सकता है उसको आने के लिए। ठीक है, और रिटर्न एविडेंस देने के लिए कंपेल किया जा सकता है, तो समन किया जा सकता है, एक तो ध्यान रखना है आपको ना। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ ऑफिस, इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। तो मतलब ये सारे काम सिविल कोर्ट्स के जो होते हैं, सिविल कोर्ट्स के पास जो अधिकार होते हैं वो सभी होते हैं इनके पास, है ना। तो अभी क्या हुआ है एक्चुअल में, इनिशिएटिव लिया गया है, कौन सा? इंप्रूव फंक्शनिंग ऑफ सीआईसी, सीआईसी की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया है, जिसमें 24 आवर्स आप एक तरह से सर्विस को यूज में ले सकते हो। ई फिलिंग ऑफ आरटीआई आप कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से और क्या हुआ, ई गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब आप जाते हो प्रशासन करना, ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से प्रशासन करना, शासन करना। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हैज़ बीन हार्नेस्ड फॉर डेवलपिंग मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस, ई हियरिंग, नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NFICI, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये फेडरेशन वाज बॉर्न इन 2009 के अंदर बना है टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन अमंग सीआईसी एंड एसआईसी एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लॉज देयर इंटरप्रिटेशन। तो मतलब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और सीआईसी के बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की तरह, कोऑर्डिनेटिंग मतलब प्लेटफॉर्म की तरह ये नेशनल फेडरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है 2009 के अंदर। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर अमेंडमेंट 2019 के अंदर आरटीआई के अंदर हुए हैं, जिनको आपको पता है। ठीक है,
और अब हम देख लेते हैं आगे, CIC एज केस में बी रिसीव एंड इंक्वायर इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। तो मतलब ये कर सकते हैं CIC इस तरह से ना। उसके बाद आगे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। अब देख रहे हैं कि इशू विद द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है, उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो यह है कि रिकॉर्ड बहुत पुअर है, पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो जो टाइम लगता है, डिले होता है, उसके पीछे बताते हैं कि ये बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि इनएफेक्टिव रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोसीजर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फील्ड ऑफिसेज लेड टू द डिलेज इन प्रोसेसिंग RTI एप्लीकेशंस। तो मतलब काफ़ी दिक्कत होती है, पूरा रिकॉर्ड मैनेजमेंट है मतलब, तो इस वजह से इनएफेक्टिव रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो जाता है और फिर कलेक्ट करने में, इन्फॉर्मेशन को वहाँ से लेने में फील्ड ऑफिसेज से दिक्कत होती है। तो आपके बाद इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि हम देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के साथ। 38% ऑफ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, PIOs जो होते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, साइटेड द रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एज द रीजन फॉर द डिले इन द प्रोसेसिंग RTI रिक्वेस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो डिले का रीजन बताया जाता है PIO जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा, वो 38% यही रीजन साइट करते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट है रिकॉर्ड का बहुत बेकार है। 79% PIO साइटेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फील्ड ऑफिसर्स एज ए कॉज ऑफ डिले। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजन बताते हैं डिले के। पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अभी ए टोटल ऑफ 35849 अपील्स एंड कंप्लेंट्स आर करंटली पेंडिंग, डिस्पोजल के लिए पेंडिंग अभी है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया है 2019 के अंदर RTI के अंदर, तो इसमें क्या किया गया है, न्यू रूल्स हैव बीन डिस्क्रिशन टू गवर्नमेंट टू डिसाइड। तो ये डिस्क्रिशनरी हो गया अब गवर्नमेंट के लिए, वो डिसाइड कर सकती है अलाउंस वगैरह, सर्विस कंडीशंस वगैरह, टेन्योर वगैरह, ठीक है, विच वुड बी बाइंडिंग थस इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन CIC। तो CIC एज इंडिपेंडेंट बॉडी थोड़ा सा मतलब ना रहते हुए अब कंट्रोल गवर्नमेंट का इसके ऊपर हो रहा है। तो ये भी एक गलत चीज़ ही की तरह देखा जा रहा है, इसको भी कमी की तरह ही देखा जा रहा है ना। वैकेंसी की बात करते हैं। तो CIC हैज़ बीन वैकेंट फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड्स एंड इन फॉर ऑफ द लास्ट 7 ईयर्स। तो वैकेंसी वगैरह की भी प्रॉब्लम इसमें रहते हैं। वे फॉरवर्ड की हम बात करते हैं तो देख लेते हैं। रिकॉर्ड मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा किया जा सकता है, थोड़ा सा इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह और टेक्नोलॉजी वगैरह को यूटिलाइज कर सकते हो, तो ये इसमें बताया जाएगा ना। मेक ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मैनेजमेंट कर सकते हैं। ट्रेनिंग वगैरह कराई जा सकती है PIOs की, ठीक है। तो PIOs की ट्रेनिंग वगैरह RTI एक्ट 2005 के बारे में उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो और ये सब चीज़ों का प्रोविजन किया जा सकता है। अवेयरनेस लाई जा सकती है टेलीविजन वगैरह से, इन सब चीज़ों से। और ऐसा किया जा सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन अपने आप ही डोमेन में रख दी जाए, है ना। ज़्यादातर ट्रांसपेरेंसी पहले से ही दिखाई जाए ताकि ज़्यादा RTI आए ना पहले ही, तो बर्डन भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो क्विक डिस्पोजल, दे नीड टू एनहेंस द नंबर ऑफ द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स इन CIC इन ऑर्डर टू क्विक डिस्पोजल पेंडेंसिंग। जो पेंडिंग केस है उनको क्विक डिस्पोजल के लिए भी आप CIC के अमाउंट भी बढ़ा सकते हो, CIC के नंबर भी बढ़ा सकते हो, सॉरी अमाउंट नहीं नंबर्स, ओके। अब हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ से CIC कंप्लीट हो जाता है। अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम 1.2 के ऊपर, जो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है उसको देखते हैं। रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा है ये। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, उड़ीसा हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन कंट्री टू पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट दैट गिव्स इनसाइट इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स जुडिशरी। तो मतलब इन्होंने प्रोएक्टिवली एक तरीके से एक स्टैंड लिया है अपना और बताया कि जो इनसाइट्स देंगे हम अपनी परफॉर्मेंस का, जो स्टेट जुडिशरी जो परफॉर्म कर रही है उसके इनसाइट देंगे। तो इस वजह से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी काफ़ी न्यूज में आ रही है। अबाउट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, होती क्या है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो देखो की पॉइंट जो है हमको देखना, नीड ऑफ द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो इससे इफिशियंसी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और जजमेंट की क्वालिटी बढ़ती है। इससे पेंडेंसी डिक्रीज होती है, इससे लोगों का फेथ बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर लिया जा सकता है इसको, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर सिटीजन्स का काफ़ी फेथ बढ़ता है। लेक ऑफ इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मतलब इसमें एक लैक्यूना बता दिया है कि ये की कमी है ये, है ना। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी डिफाइन द सेट ऑफ द मैकेनिज्म एम्ड एट मेकिंग जजेस एंड कोर्ट्स पर्सनली और इंस्टीट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर एंड डिसीजंस कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टैंडर्ड्स। तो मतलब ये है कि कुल मिला के जजों को, है ना, और कोर्ट्स को रेस्पॉन्सिबल बनाना है उनके डिसीजंस के लिए, उनके बिहेवियर्स के लिए, यही जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट किया गया है ना। However, being the protector of the fundamental rights, interpreter of constitution, judiciary is required to be independent and outside the influence of the political and economic entities अंडर आर्टिकल 235। तो बताया गया कि भाई आपको इनको फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट भी करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर के तौर पे भी काम करना है, तो जरूरी है कि इंडिपेंडेंट ये रहें। फिर भी बताया कि आर्टिकल 235 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट्स ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी है। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी सबऑर्डिनेट जुडिशरी की, तो हाई कोर्ट कंट्रोल करेगा अंडर द आर्टिकल 235, ठीक है। किसके ऊपर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। तो क्लियरिंग इंडिकेटिंग, है ना, क्लियरली इंडिकेटिंग द प्रोविजन ऑफ एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी। तो देखो एक तो प्रोविजन ये हो गया, इसके थ्रू हम अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे। दूसरा, इश्यूज विद द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है। तो ये प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम्स ये यही है कि कॉलेजियम सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम बहुत ज़्यादा इमेंसली एम्पावर्ड होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इमेंस पावर होता है जजों के हाथ के अंदर, और इससे नेपोटिज्म आने की संभावना रहती है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है, चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है। तो बताते हैं कॉलेजियम भी काफ़ी बार जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की इंश्योरिटी को सुनिश्चित नहीं करता है या कम करता है, ठीक है। कंडक्ट्स ऑफ जज, कंडक्ट जो होता है जजों का, तो जज हैव बीन अलीज्ड टू हैव इंडल्ज इन द करप्शन, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, ETC वगैरह, इन हाउस फंक्शनिंग।
तो ऑपेसिटी होती है फंक्शनिंग के अंदर जुडिशरी में, सच एलोकेशन ऑफ द केस के जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब इन हाउस होता है, आर इनफॉर्मल एंड इनफेक्टिव एंड देयर इज अर्जेंट नीड टू बी ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी लाने की इसमें भी जरूरत है। तो ये सब हम दिक्कत देख रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर क्यों नहीं हो पाती है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के साथ इशूज़ क्या क्या हैं। फिर आता है इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री में साफ साफ बोल रखा है कि जुडिशरी ने अपने आप को बिल्कुल वर्चुअली कीप्ड इटसेल्फ आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। तो फिर पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री भी हो जाती है ना। जुडिशियल ओवररीच की जब बात आती है तो होता क्या है, जुडिशियल एक्टिविटी तो एक अच्छी चीज़ है कि एनफोर्स करना राइट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी एट लार्ज, हाउ एवर देयर हैव बीन इंस्टेंस ऑफ द जुडिशियल ओवररीच वायलेटिंग द की प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखो सेपरेशन ऑफ पावर होता है जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब तो अच्छी चीज़ होता है जिसमें कि जुडिशरी आगे से इंटरवीन करती है और एक्टिव होते हुए कुल मिला के इन्फोर्स करती है राइट्स ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी एट लार्ज के ऊपर। बट काफ़ी बार ये ओवररीच कर जाती है, मतलब दूसरों के अधिकार क्षेत्र में चली जाती है जुडिशरी, तो उसको जुडिशियल ओवररीच बोलते हैं और काफ़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल द स्क्रैपिंग द एनजेसी को इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल बताया है। अब हम देखते हैं पेंडेंसी की प्रॉब्लम है ड्यू टू द लैक ऑफ द अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, पेंडेंसी अक्रॉस ऑल कोर्ट्स ग्रू बाई 2.8% एनुअली बिटवीन 2010 to 2020। एज ऑफ सितंबर 2021 ओवर 4.5 करोड़ केसेज वर पेंडिंग अक्रॉस ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको ध्यान रखना आपको। पेंडेंसी हैज लेड टू द इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन जजेज एंड जुडिशियल सिस्टम। तो पेंडेंसी की वजह से पब्लिक ट्रस्ट है वो डाउन हो रहा है। अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस वैसे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो हमने देख लिया पहले भी क्यों जरूरी है, क्योंकि जुडिशरी जो होती है इंटरप्रेटर भी होती है, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करता है ना, और साथ ही साथ में वो ये भी इंश्योर करता है कि सभी के फंडामेंटल राइट्स उनको मिले। तो इंडिपेंडेंस भी जरूरी है और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे बताया गया है साफ साफ एब्सेंस ऑफ द जुडिशरी डिपेंडेंस ऑन अदर ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। ठीक है, देखो पूरा देखते हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस मीन्स एब्सेंस ऑफ जुडिशरी डिपेंडेंस ऑन अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट लाइक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद द पावर ऑफ जुडिशरी टू एडमिनिस्टर जस्टिस इम्पार्शियली एंड ऑनेस्टी के साथ। तो इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन लिखी गई है वो यही है, बोथ द टर्म्स आर इंटररिलेटेड इन द सेंस दैट एक्सेसिव इंडिपेंडेंस कैन डिक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड वाइस वर्सा। बहुत ज़्यादा यदि इंडिपेंडेंस हो जाती है तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है इससे, और यदि इंडिपेंडेंस बहुत कम रहती है तो फिर अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा होता है। दिस बैलेंस इज अचीव्ड बाय मेकिंग जुडिशरी अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन, रिमूवल ऑफ जज बाय द पार्लियामेंट। तो देखो पार्लियामेंट के अंदर इंपीचमेंट का प्रोसेस होता है तो उससे हम रिमूव कर सकते हैं जज को, तो इससे भी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है। ये सारे प्रोविजंस बताए गए हैं। स्टेप क्या हो सकती है प्रमोट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए, इन हाउस प्रोसीजर जो होते हैं उसमें बता रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ एन इन हाउस प्रोसीजर टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ द मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट ऑफ अगेंस्ट देम विच इज कंसिडर्ड फिट फॉर इंक्वायरी बाई चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एंड सम ऑफ द सीनियर कलीग्स। तो मतलब सिस्टम्स को थोड़ा इंप्रूव किया जाए। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016 के अंदर आ चुका है। इट हैज बीन अंडर डिस्कशन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड सेटिंग अप ए परमानेंट सेक्रेटरीट इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ हाई कोर्ट एंड तो मतलब ये सारे स्टेप्स है, इसके थ्रू हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। इसमें हम एक जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2020 में भी आया है, और यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी के थ्रू भी, जिसमें एक लिम्स करके है, लिम्स है लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। क्या है, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग केसेज इन्वॉल्विंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in a more effective and transparent manner. The different kinds of the way है through which you can ensure the accountability of the judiciary. तो यही था कंक्लूजन में ये बोल रखा है कि मोर फॉर्मल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेज शुड बी पुट इन प्लेस वेयर इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ। ठीक है, वेयर विच इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ, जो कि इन्फोर्सेबल बाई लॉ होगा। ऑल्सो एनुअल रिपोर्ट ऑन फंक्शनिंग एंड एफिशिएंसी शुड बी पब्लिश टू फोस्टर अकाउंटेबिलिटी एज रिसेंट डन बाई ओडिशा हाई कोर्ट। अब देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL काफ़ी न्यूज़ के अंदर है, उसके बारे में देख लेते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे PIL इवॉल्व हुई अब तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ऑब्जेक्टेड टू द फ्रिवोलस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्यों न्यूज़ में काफ़ी आप जुर्माना लगने लगा है यदि आप PIL फाइल करते हो और गलत PIL फाइल करते हो, आपके इंटेंशन गलत होते हैं, फ्रिवोलस होते हैं, तो फिर आपके ऊपर फाइन भी लगने लगा है अभी काफ़ी हद तक, है ना। तो इसमें एंड इम्पोज पेनल्टीज ऑन द पेटिशनर्स फॉर फिलिंग लग्जरी लिटिगेशंस। तो इसके लिए पेनल्टी लगाने लगे हैं लोग ताकि ये फालतू की लिटिगेशंस ना है। तो हम देखते हैं कि PIL जो है वो है क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। PIL इज द यूज ऑफ द लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वलिटी और रेज इशूज ऑफ ब्रॉड पब्लिक कंसर्न। तो देखो सिंपल सी बात, PIL को मैं सिंपल सी तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो कोई ऐसा तबका समाज का जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है, और यदि किसी इंसान को ऐसा लगता है, किसी NGO को ऐसा लगता है कि वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमको उनकी तरफ से पेटिशन फाइल करनी चाहिए, उनके इशू को कोर्ट के सामने लेके जाना चाहिए, तो वो PIL फाइल करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट होता है PIL का। लेकिन आजकल काफ़ी बार क्या मिसयूज भी होने लगा है PIL का। काफ़ी बार होता क्या है कि लाइक कोई कंपनी है वो NGO से कांटेक्ट कर लेती है, फिर NGO से बोलती है कि आप इस PIL को लगवा दीजिए। इससे उस कंपनी का कोई ना कोई इंटरेस्ट सर्व हो रहा होता है किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है,
मान लो कि किसी जगह पे किसी कंपनी को अपनी फैक्ट्री लगानी है, तो कंपनी जब किसी एनजीओ के पास जैसे जाती है और बोलेगी कि यहाँ पे जो है मुझे फैक्ट्री लगानी है, तो आप एक काम करो कि ये इस तरीके की पीआईएल लगा दो कि यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है लोगों के रहने योग्य नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, दूसरी जगह ले जाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, और फिर हम यहाँ पे अपनी कंपनी लगा देंगे। तो एक्चुअली में इन्वायरमेंट गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि कंपनी को जगह खाली करवानी थी, इसलिए उन्होंने मिसयूज़ किया पीआईएल का, ठीक है। तो इस तरह से मिसयूज भी पीआईएल का होने लगा है, तो और भी बहुत तरीके से इसको मिसयूज किया जा सकता है। तो इस वजह से इसको रोकने के लिए अभी काफ़ी सुप्रीम कोर्ट है वो टाइट हैंड के साथ आ रहा है ना, आयरन हैंड के साथ आ रहा है, आयरन रॉड के साथ आ रहा है, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। तो इसमें वैसे पीआईएल का जो निकल के आ रहा है बोर्ड जो है अमेरिकन जो जूरिस्प्रूडेंस है वहाँ से निकलता है ये। देखो इसका एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हमको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फिगर है इसमें पीएन भगवती और एसपी गुप्ता, ठीक है। पीएन भगवती, ये केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें पीएन भगवती थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं पीआईएल के लिए ना। जस्टिस भगवती हैज़ बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, काफ़ी बड़ा इनका नाम है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, पीआईएल इज बेस्ड अपॉन द आर्टिकल 39A विच मेक श्योर दैट स्टेट सिक्योर एंड प्रोवाइड जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 39A क्या बोलता है कि स्टेट इस चीज़ को सिक्योर करे एंड प्रोवाइड करे जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। कास्ट, रिलीजन और क्रीड के बिहाफ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पीआईएल इज पावर गिवन टू द पब्लिक बाई कोर्ट्स, तो पीआईएल जो है पावर दिया गया है टू द पब्लिक बाई कोर्ट्स, कोर्ट के द्वारा पब्लिक को, है ना। तो यही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेज में मतलब दोनों तरफ से आ सकते हैं ये पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट लॉ मैटर्स के केसेस भी हो सकते हैं। और सम ऑफ द मैटर्स विच आर कंसिडर अंडर पीआईएल आर बॉन्डेड लेबर का मैटर हो सकता है, एट्रोसिटीज ऑन वुमेन हो सकता है। तो देखो ये बॉन्डेड लेबर में पूरा एक तबका हिस्सा, पूरा बड़ा एक हिस्सा चंक जो है समाज का वो प्रभावित हो रहा है, एट्रोसिटीज़ भी पूरे वुमेन के ऊपर काफ़ी सारी के ऊपर हो रही हैं। तो आप उनको वनरेबल लेते हुए और ये मानते हुए कि वो अपनी अधिकारों के लिए अवेयर नहीं है और वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो उनके बिहाफ पे कोई एनजीओ या कोई व्यक्ति जाता है कोर्ट में, तो वो पीआईएल हो जाता है। मान लो कि आपको लगता है कि कहीं पे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, फूड अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, इट इन सब के लिए कॉमन टॉपिक्स है जिनके ऊपर पीआईएल लगती रहती है। पीआईएल कैन बी फिल्ड इन एनी हाई कोर्ट और डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट, तो पीआईएल किसी भी हाई कोर्ट में जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी हम डाल सकते हैं। पीआईएल कैन बी फिल्ड बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, द पेटिशनर नीड नॉट बी एग्रीव्ड पर्सन, तो मतलब जो इंसान जिसके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है जो एग्रीव्ड है उसी का होना जरूरी नहीं है पीआईएल के लिए, कोई और भी इंसान हो सकता है। तो ये तो सिटीजन की बात आएगी, जब इंसान की बात आएगी, इंडिविजुअल की बात आएगी, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। जब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी तो विद कंडीशन दैट इट्स नॉट बी फिल्ड विद ए पर्सनल एजेंडा, उसका खुद का एजेंडा ना हो पीआईएल लाने के लिए, है ना, इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक होना चाहिए। कोर्ट कैन टेक अवेयरनेस ऑफ ए मैटर, कोर्ट क्या कर सकता है, टेक अवेयरनेस ऑफ ए मैटर कर सकता है, इफ इट मतलब खुद से भी पीआईएल करवा सकता है, इफ इट फॉर मैक्सिमम पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन ऑल्सो अपॉइंट एडवोकेट टू हैंडल द केसेज। तो यही है। आप देखो एससी की जो लैंडमार्क जजमेंट्स है रिगार्डिंग टू द पीआईएल, वो एक तो एससी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 की जजमेंट है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है ना। और एक है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, विशाखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था सेक्सुअल हैरेसमेंट एज ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइंस भी उस टाइम पे आई थी, तो उसके बाद आर्टिकल 14, 15, 21 का वायलेशन हुआ था, तो इस वजह से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बॉम्बे एंड अदर्स वर्सेज देवकाला कंसल्टेंसी सर्विस एंड अदर्स, तो ये भी केस था, ये सभी पीआईएल का एवोल्यूशन इन सभी केसेस के अंदर हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ पीआईएल की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो पीआईएल के थ्रू क्या क्या चीज़ें इंश्योर होती हैं यदि इनकी हम बात करें, तो बेटर एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है पीआईएल की वजह से, पीआईएल की वजह से लोग बहुत ही अच्छे से फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर पाते हैं, इंश्योर होता है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद प्रमोट रूल ऑफ लॉ प्रमोट होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, करप्शन कम होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इसे क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक अथॉरिटीज आती है, ऑब्टेन सोशल जस्टिस फॉर सोसाइटी होता है इससे, मेकिंग जुडिशियल प्रोसेस मोर डेमोक्रेटिक होता है इससे, और हेल्प टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू आता है इससे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी की काफ़ी सारी गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके पीआईएल पढ़ने लग गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो क्या क्या गाइडलाइंस है ध्यान रखनी है थोड़ी सी, वो है पहली बात तो आपको इंश्योर करना है दैट एम टू रिड्रेसल ऑफ द जेन्युइन पब्लिक हार्म और पब्लिक इंजरी, कुछ भी लेके नहीं चले आप, जेन्युइन इंजरी होनी चाहिए। फिर है इंश्योरिंग देयर इज नो पर्सनल गेन, प्राइवेट मोटिव और ऑब्लिक मोटिव, तो मतलब किसी भी तरह का कोई पर्सनल प्राइवेट गेन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली समझा दिया है पहले कि कंपनी कैसे गेन कर सकती है ना, तो उसको मैंने बता दिया काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव। इंश्योरिंग द पेटिशन इन्वॉल्व्स इशू ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ग्रेविटी, अर्जेंसी, ठीक है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट्स, उसके बाद है वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ द पेटिशनर बिफोर एंटरटेनिंग द प्ली, ठीक है। तो प्ली जो है उसको एंटरटेन करने से पहले क्रेडेंशियल्स को भी चेक किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस है पीआईएल के लिए, है ना। इशूज़ विद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ इशूज़ क्या क्या है, तो काफ़ी बार क्या होता है, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ ओवर द ईयर्स पीआईएल हैज़ बीन यूज फॉर पब्लिसिटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट, तो पब्लिसिटी और प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए बहुत लंबे टाइम से पीआईएल को यूटिलाइज किया जाने लगा है। तो फॉर इंस्टेंस जैसे पीआईएल अगेंस्ट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द ऑनियन और इन रेलवे फेयर्स, तो ये फालतू में अपनी पब्लिसिटी लाने के लिए और पीआईएल वर्दी जाती है, तो ये अब्यूज है प्रोसेस ऑफ लॉ का एक तरह से, है ना।
एनक्रोचमेंट ऑन जुडिशियल टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा पीआईएल आ जाती है तो फालतू में ड्यू टू राइज इन द नंबर ऑफ द फ्रिवोलस पीआईएल्स आती है तो फिर टाइम वेस्ट तो होता ही है, तो एनक्रोचमेंट ऑफ जुडिशियल टाइम तो होगा ही। स्टालिंग ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बार डाउन हो जाती है, जैसे आपने पीआईएल किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लगा दी है ना, जैसे पूरी जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर लगा दी गई थी है ना, तो इस तरीके की पीआईएल काफ़ी बार डेवलपमेंट प्रोसेस को डाउन भी कर देती है, स्टॉल भी कर देती है। वायलेट द सेपरेशन ऑफ द पावर, तो काफ़ी बार होता क्या है, क्रेडिबिलिटी ऑफ द पीआईएल प्रोसेस इज नाउ एडवर्सली अफेक्टेड बाय द क्रिटिसिज्म दैट द जुडिशरी इज ओवर स्टेपिंग द बाउंड्रीज ऑफ द जुडिक्शन। फॉर द इंस्टेंस बैन ऑन द लिकर सेल ऑन हाईवेज, तो काफ़ी काम जो एग्जीक्यूटिव्स के हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, जो लेजिस्लेचर्स के हैं, उसके अंदर इंटरवीन कर रही है जुडिशरी, तो वॉयलेट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को भी मतलब बोला जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है कि ये भी पीआईएल की वजह से आ रहा है। तो वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को पहली बात तो अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। इसमें स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेज बलवंत सिंह चाउफाल जजमेंट थी, तो इसको आपको देख लेना है थोड़ा सा ना। अडेयर टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर शुड बी अडेयर्ड एंड कोर्ट शुड नॉट स्टेप इनटू द जुडिक्शन ऑफ अदर ऑर्गन्स, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद टाइमली डिस्पोजल होना चाहिए, पेनल्टी वगैरह का भी प्रोविजन, तो टाइमली डिस्पोजल में क्या लिखा हुआ है, पीआईएल रिलेटेड टू द एक्सप्लॉइटेड एंड डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टेकन अप इन टाइमली मैनर, ठीक है। और पेनल्टी का प्रोविजन भी होना चाहिए ताकि डिस्करेज भी हो लोग। पीआईएल फिल्ड बाई लॉयर सिटीजन्स, पीआईएल फिल्ड बाई लॉयर सिटीजन्स फिल्ड विदाउट रिसर्च ऑन फ्रिवलस ग्राउंड शुड बी पेनलाइज इन ऑर्डर टू एड्रेस मिस यूज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इशू था, वो भी हमने देख लिया। हम चौथे नंबर के इशू के ऊपर आ गए हैं, पॉलिटिक है हेट स्पीच, तो हेट स्पीच भी काफ़ी न्यूज में थी। रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्टेड अबाउट 500% राइज इन केसेज अंडर हेट स्पीच लॉ इन 7 ईयर्स, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हेट स्पीच के लॉज के अंदर जो केसेज हैं रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनके अमाउंट में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, ठीक है, उनके नंबर्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, सॉरी, है ना। अबाउट हेट स्पीच, तो हेट स्पीच की बात करें तो हेट स्पीच हैड नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया, हेट स्पीच इंडिया के किसी भी लॉ के अंदर कहीं डिफाइंड नहीं हुई है, और ना ही इंटरनेशनल लॉज के अंदर इसके बारे में कुछ बात की गई है, आपको अच्छे से समझना है। बस एक है कि इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कॉल फॉर द प्रोहिबिशन बाय लॉ ऑफ द एडवोकेसी, मतलब एक फालतू की बात है, हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मतलब आपको ध्यान रखना कि इंडिया में किसी भी लॉ के अंदर इसकी बारे में नहीं बताया गया है। हेट स्पीच कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, लाइक इमेज हो सकती है, कार्टून हो सकती है, मीम्स हो सकते हैं, कुछ गेस्चर्स हो सकते हैं, सभी के थ्रू डिसमिट किया जा सकता है हेट स्पीच को, है ना। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी की जा सकती है। द टर्म हेट स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इनवेरिएबली टू मीन एक्सप्रेशन विच इज एब्यूजिव, इंसल्टिंग, इंटिमिडेटिंग, हरेसिंग और विच इनसाइट्स वायलेंस, हेटेड एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये एक ग्राउंड है, ध्यान रखना। वो सभी चीज़ें जो कि वायलेंस को, हेटेड को, डिस्क्रिमिनेशन को, लोगों के मतलब अगेंस्ट द ग्रुप्स को इंसाइट करती हैं, वो सभी चीज़ें हेट स्पीच के अंदर आएंगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और फिर आप रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, रीजन, लैंग्वेज के बिहाव पर डिस्क्रिमिनेशन करते हो, सेक्शुअल ओरिएंटेशन के बिहाव पे, तो ये सभी हेट स्पीच आएगी यदि आप लोगों को वायलेंस करने के लिए, हेटेड करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए इन्वॉल्व करते हो, इंसाइट करते हो, सॉरी, है ना, इंसाइट करते हो। तो लेजिस्लेशन क्या क्या है अराउंड द हेट स्पीच, तो देखो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल के 19 पार्ट 2 में बोला गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव ऑल सिटीजन्स टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से पहली बात तो हेट स्पीच को रोकने की लेजिस्लेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो गया, या लेजिस्लेशन है अपने आप में एक फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इसमें पब्लिक ऑर्डर को, डिसेंसी को और मॉरलिटी को बचाए रखने के लिए, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ऐसी तरह से इंडियन पेनल कोड आईपीसी के अंदर 1860 के अंदर आपका आईपीसी का जो 1860 आईपीसी है उसमें 153A, सेक्शन 153A, 153B, 298, ये सभी बातें करते हैं इन सब चीज़ों की, है ना। और इंडियन पिनल कोड 1860 डील विद दिस स्पीच और वर्ड्स दैट कुड क्रिएट मिसचीफ, आउटरेज रिलीजियस बिलीफ्स और कॉज इम्प्यूटेशंस टू नेशनल इंटीग्रेशन। अब आरपीए के अंदर भी बात की गई है इसी की, तो ये सभी लेजिस्लेशन है अराउंड हेट स्पीच, जो कि हेट स्पीच को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 1951 में क्या बात की गई कि सेक्शन 8 जो है डिस्क्वालीफाई करता है पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर इंडल्जिंग इन एक्ट्स अमाउंटिंग टू इललेजिटिमेट यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी तरह से सेक्शन 123 थर्ड ए एंड सेक्शन 125 आरपीए का ही होगा, ये प्रोहिबिट द प्रोमिशन ऑफ द एनिमिटी ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, देश, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज कनेक्शन, तो मतलब आप भाषण दोगे तो इन सब चीज़ों को नहीं करोगे आप, है ना। और फिर एक है बाद में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसका जो सेक्शन 7 है वो पेनलाइज करता है इंसाइटमेंट टू एंड एनकरेजमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी को, यदि आप इंकरेज करते हो, इंसाइट करते हो और इस तरीके की कोई स्पोकन रिटर्न वे में और किसी भी तरह से इन सब चीज़ों को करते हो, तो इसमें आपकी पनिशमेंट हो, पेनलाइज करेगा फिर वो आपको, है ना। तो इशूज विद द हेट स्पीच क्या होता है, इससे वायलेंस फैलता है, सबको पता है, इनकी रिलीजियस पोलराइजेशन होता है, ये भी सबको पता है, इंपैक्ट सोशल हार्मनी के ऊपर होता है और डिस्टर्बिंग होता है लॉ एंड ऑर्डर, सबको पता है। चैलेंज काउंटरिंग द हेट स्पीच को, चैलेंज हेट स्पीच को काउंटर करने के अंदर चैलेंज क्या क्या है, तो पहला है तो क्लैशेज विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। काफ़ी बार हम जब मतलब कि हेट स्पीच को कर्टेल करने के लिए जाते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी प्रहार कर देते हैं इनडायरेक्टली, या अनइंटेंशनली भी हो जाता है, काफ़ी बार इंटेंशनली भी होता है काफ़ी बार, तो इस वजह से क्लैश होता है इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ,
इसी तरह से कर्ब डिसेंट, एनी अटेम्प्ट टू रेगुलेट द हेट स्पीच नीड नॉट टू श्रिंक द स्पेस फॉर क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। देखो डिसेंट और क्रिटिसिज्म हो सकता है, डेमोक्रेसी के अंदर अलाउड है सब कुछ, लेकिन काफ़ी बार आप द नेम ऑफ हेट स्पीच इसको भी आप बंद कर देते हो, क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी वेग लाइन रखी जाती है इन चीज़ों के बीच में एकदम, क्योंकि लाइन काफ़ी थिन है, तो इस वजह से वेगनेस होती है और वेगनेस का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी बार डिसेंट को कर्ब किया जाता है हेट स्पीच के थ्रू भी, इस हेट स्पीच का आपके ऊपर आरोप लगाते हुए भी। तो इसमें भी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी कर्टेल की जा सकती है, कर्ब डिसेंट को कर्ब किया जा सकता है, जो कि जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, में अलाउड है ना, डेमोक्रेसी में अलाउड है डिसेंट। नो प्रॉपर डेफिनेशन, तो दे नो जनरल लीगल डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है देखो हेट स्पीच की, कोई जनरल डेफिनेशन नहीं होने की वजह से। जैसे देखो सेडिशन हो गया और हेट स्पीच हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी मिसयूज की जा सकती हैं, है ना, क्योंकि इनका प्रॉपरली अच्छे से इनका कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है बहुत ज़्यादा प्रॉपरली, तो इस वजह से दिक्कत रहती है। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द कंटेंट एज हेट, कि क्या हेट है इसमें या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी टफ है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो लॉ कमीशन रिकमेंडेशन है, कुछ लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है। इट हैज़ प्रपोज टू, इन्होंने प्रपोज किया है टू ऐड सेपरेट ऑफेंसेस टू द आईपीसी टू क्रिमिनलाइज हेट स्पीच। तो इन्होंने बोला कि सेपरेटली आप कुछ प्रोविजंस करो, अब आईपीसी के अंदर क्रिमिनलाइज करना है हेट स्पीच को, है ना, और उस एग्जिस्टिंग सेक्शंस को सब्ज्यूम करते हुए कुछ कुछ करो आप, है ना, ऐसे बोला इन्होंने। रेगुलेटरी मेजर्स, इसके अंदर बोला है लॉ शुड बी अडॉप्टेड टू पनिश द इंसाइटमेंट टू द हेटर में रिजल्ट इन द वायलेंस हॉस्टिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। दे शुड बी इंप्लीमेंटेड इन ए नॉन सेलेक्टिव नॉन आर्बिटरी एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो नॉन आर्बिटरी नॉन सेलेक्टिव ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए सब कुछ, ये यदि आप करने के लिए जा रहे हो तो। वी शुड नॉट बी यूज टू स्टिफल डिसेंट, तो स्टिफल नहीं करना है इसको, आपको डिसेंट को आपको इससे रोकना नहीं है। लेजिटिमेट एक्सरसाइज होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वो अलाउ करना है आपको, मतलब बड़े ही तरीके से काम में लेना है आपको इस चीज़ को रेगुलेटरी मेजर्स लगाते हुए। कंसिस्टेंट यूनिफॉर्मिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल एडजुडिकेटिंग एनी केस। किसी भी केस को एडजुडिकेटिंग आप कर रहे हो, एडजुडिकेट आप कर रहे हो, तो कंसिस्टेंटी यूनिफॉर्मिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑन ऑफ हेट स्पीच, तो इट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम कोर्ट सेंटर फॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग्स टू द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज बाय वे ऑफ नेगोशिएशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। तो आप मेडिएशन करवाइए, आप मेडिएशन करवाइए, आप नेगोशिएशन करवाइए, आप आर्बिट्रेशन करवाइए, आप कॉन्सिलिएशन करवाइए, और इसके थ्रू आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू हेट स्पीच के केसेस को रिजॉल्व कर सकते हो, है ना, ये भी बात है। नॉन लीगल मेजर्स टू एड्रेस द हेट स्पीच, जो नॉन लीगल मेजर्स हो सकते हैं वो कौन से हैं, ये तो हमने लीगल मेजर्स की बातें कर ली, तो नॉन लीगल मेजर्स हो सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिलीजियस हेड्स टू बिल्ड एम्पैथी। तो रिलीजियस हेड्स, रिलीजियस कम्युनिटी के आपस में वार्तालाप करवाई जाए, उनके बीच में वाद संवाद हो, और एक जो फालतू की बातें एम्पैथी सिंपैथी एक दूसरे की तरफ क्रिएट करवाई जाए, हार्मनी बनाई जाए, कंस्ट्रक्टिव वे में चीज़ों को लेके जाया जाए, तो पॉसिबल है। तो एससी ने क्या बोला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है हेट स्पीच के ऊपर, तो हेट स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की देखो एक तो लाइन है, कोर्ट ने बोला है द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हेट स्पीच टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो केस अभी लॉ है उनसे सॉल्व किया जा सकता है इस चीज़ को, ना, हेट स्पीच को। तो कभी प्रवासी भलाई संगठन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसमें बोला कि पेटिशनर फाउंड दैट एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटेड द हेट स्पीच इनएडिक्वेट एंड मतलब इन्होंने बोला है इस केस के अंदर कि पेटिशनर की इनएडिक्वेट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एडिक्वेट है एक तरह से। ए श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का काफ़ी फेमस केस रहा है ये, है ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और सेक्शन 66A, ऐसे भी आपको याद रखना है इस चीज़ को ना, IT एक्ट 2000 से रिलेटेड है ये केस, है ना, तो ध्यान रखना है। तो इसमें ये था कि फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड बाई आर्टिकल 19(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द कोर्ट डिफरेंशिएटेड बिटवीन द डिस्कशन एडवोकेसी इंसाइटमेंट। बस आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, याद रखना है कि श्रेया सिंगल का जो केस है वेल तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 सेक्शन 66A से रिलेटेड है ना। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं, तो बड़े कंसेप्ट थे पॉलिटी के, वो 4 थे, वो हमने कर लिए हैं चारों के चारों। अब है न्यूज, ठीक है, छोटी छोटी जो न्यूज है उनको हम देख लेते हैं तेजी से। अब तो पहले है न्यूज इन शॉर्ट्स की बात करते हैं, तो इंटरनेट शटडाउन्स, तो इंटरनेट शटडाउन्स की बात चल रही है। तो यूनाइटेड नेशंस हैज़ कॉल्ड ऑन कंट्रीज टू स्टॉप इम्पोजिंग इंटरनेट शटडाउन्स, तो इंटरनेट शटडाउन्स को रोकने की बात चल रही है। वार्निंग ऑफ डिजायर कॉन्सिक्वेंसेज, तो क्यों किया जाता है आप सबको पता है इंटरनेट शटडाउन क्यों होता है और उसके क्या रिpercussions हो सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा तेज़ी से देख लेते हैं। इंपैक्ट ऑफ द इंटरनेट शटडाउन ऑन द UN रिपोर्ट क्या बोलती है। सभी सेक्टर्स इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि आज इंटरनेट हर जगह पे जरूरी है, हर सेक्शन के अंदर जरूरी है, तो कॉस्ट फॉर ऑल सेक्टर्स होता है। डिसरप्टिंग फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह, है ना। इसमें क्या होता है कि इंटरफेरेंस विद एजुकेशन प्लानिंग एंड पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल डिबेट डिसीजन वगैरह ये सब हैम्पर हो जाती है। इफेक्ट इन हेल्थ नहीं मिल पाती है, वुमेन गर्ल्स टू क्रिटिकल सपोर्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये जेंडर डिवाइड भी होता है और कॉज मेंटल ट्रॉमा भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब कनेक्टेड हैं डिजिटल मीडियम्स के थ्रू अपने लोगों से, तो वो लव्ड वन से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आती है। कि रिकमेंडेशन बाई रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में रिकमेंडेशन की गई है कि पहली बात तो स्टेट को रिफ्रेन करना है फ्रॉम ऑल फुल रेंज ऑफ इंटरनेट शटडाउन, तो कोशिश करनी है कि फुल रेंज ऑफ इंटरनेट शटडाउन ना हो।
फिर भी यदि इंटरनेट शट डाउन करना पड़ता है तो इसमें क्लियर ग्राउंड होना चाहिए और पब्लिकली अवेलेबल होना लॉ होना चाहिए, नेसेसरी टू अचीव ए लेजिटिमेट एम होना चाहिए और प्रोपोर्शनल टू द लेजिस्लेटिव या लेजिटिमेट एम, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी कर दिया आपने, कितने भी दिन का कर दिया। उसके बाद टू कंपनीज में क्या बोला, री इन्फोर्स द एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स करो, टू डेवलपमेंट एजेंसीज वगैरह करो, टू सिविल सोसाइटीज़ के साथ आप मतलब कि री इन्फोर्समेंट कोलैबोरेटिव एफर्ट्स वगैरह लगाओ, है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इंटरनेट शटडाउन रिलेटेड प्रोविजन इन इंडिया, तो इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड प्रोविजन इंडिया के अंदर क्या क्या है यदि हम इसकी बात करें तो करंटली सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग द इंटरनेट शटडाउन इज गवर्न बाई टेम्पररी सस्पेंशन। अब तो देखो पहली बात तो टेलीकॉम सर्विस रूल्स आपके हैं, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017, वहाँ से ये पूरा शटडाउन गवर्न होता है और ये नोटिफाइड अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर ये नोटिफाइड है। द 2017 रूल्स प्रोवाइड फॉर द टेम्पररी शटडाउन ऑफ द टेलीकॉम सर्विसेज इन ए रीजन ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक इमरजेंसी अप टू 15 डेज एट वंस। इसको आपको याद रखना है, 15 दिन के लिए ही एक बार बंद किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू 2017 रूल, जो कि 1885 टेलीग्राफ एक्ट से ड्रॉ हुए हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। और टेम्पररी शटडाउन जो किया जाता है 15 दिन तक के लिए किया जा सकता है ग्राउंड ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली न्यूज़ जो है इंटर स्टेट काउंसिल ISC मीटिंग्स। तो इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग क्यों न्यूज़ में रही है, तो तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं रिसेंटली रोड टू द प्राइम मिनिस्टर दैट इंटर स्टेट काउंसिल ISC मीटिंग शुड बी हेल्ड थ्राइस ए ईयर। तो ISC जो है इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग एक साल में 3 बार होना चाहिए, थ्राइस ए ईयर, टू बी हेल्ड थ्राइस ए ईयर, ओके। तो इसमें बोला ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट बिल्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस शुड बी प्लेस बिफोर द काउंसिल बिफोर बीइंग टेबल्ड इन द पार्लियामेंट ही, तो इट विल ऑल्सो हेल्प, मतलब क्या हेल्प करेगा ये, इससे यदि ऐसा होता है ISC की मीटिंग होती है काफ़ी रेगुलर, तो इसमें क्या फ़र्क रहेगा, स्ट्रेंथन होगी इससे द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और जो फालतू की दिक्कतें चल रही हैं वो नहीं हो पाएंगी और डेडलॉक वगैरह ब्लॉकेड वगैरह नहीं होंगे किसी भी तरीके की। तो अबाउट ISC की बात करते हैं हम, ISC है क्या, इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं। तो क्या है इंटर स्टेट काउंसिल, तो हम देखते हैं एस्टेब्लिश अंडर द आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट मे कॉन्स्टिट्यूट सच ए बॉडी इफ नीडेड इज फेल्ट फॉर इट, इफ नीड इज फेल्ट फॉर इट, यदि इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो आर्टिकल 263 के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक ऐसी बॉडी को जो कि ISC होगी, ठीक है। इन 1988 सरकारिया कमीशन सजेस्टेड द काउंसिल शुड एग्जिस्ट एज ए परमानेंट बॉडी एंड इन 1990 इट केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ओके। काउंसिल जो होती है उसमें होता कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर्स के चेयरमैन होते हैं, ISC के चेयरमैन होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल दी स्टेट्स, आर्टिकल 263 में आ रही है, ध्यान रखना ना। और रिकमेंडेशन का भी आपको ध्यान रखना है, सरकारी कमीशन। उसके बाद 1990 में परमानेंट बना भी दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको ना, केम इनटू एग्जिस्टेंस आ जाती है परमानेंट बॉडी। तो इसमें होता है प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, यूनियन टेरिटरीज हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, ठीक है। तो मतलब जो यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ से भी मेंबर होंगे, और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। और जिन पे उन यूनियन टेरिटरीज के भी चीफ मिनिस्टर भी आ जाएंगे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें लिखा है यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, ओके। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाएंगे, है ना। इसके बाद देखते हैं 6 मेंबर ऑफ द कैबिनेट रैंक इन द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो 6 मिनिस्टर होंगे जो कि कैबिनेट की रैंक के होंगे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेट किया जाएगा इनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो ये भी होंगे इसके पार्ट। 10 यूनियन मिनिस्टर एज परमानेंट इन्वाइटीज, और 10 जो यूनियन मिनिस्टर होंगे परमानेंट इन्वाइटी के तौर पर होंगे। इसके फंक्शन क्या होंगे ISC के, तो ISC के जो फंक्शन है वो होंगे इंक्वायरिंग इनटू द एडवाइजिंग ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, investigating and discussing subjects in which two states and the union have a common interest, making recommendations for the better coordination of public action। तो मतलब सारा मतलब डेडलॉक ना हो स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में, स्टेट सेंटर के बीच में, उसको इंश्योर करना ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरह से। द इंटर स्टेट काउंसिल हैज मीट ओनली वंस इन लास्ट 6 years एंड 11 टाइम्स सिंस इज कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990। तो 1990 में जब बनी है तब से लेकर अब तक केवल 11 बार मिली है, और पिछले 6 साल में केवल 1 बार मिली है, तो काफ़ी मतलब एक तरह से ये रेगुलर नहीं है इसका मिलना। अब देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा इलेक्शंस हेल्ड फॉर द सेवरल स्टेट्स होने वाले हैं, तो देख लेते हैं। तो ये तो परमानेंट हाउस है, सबको पता है, कैन नॉट बी डिजॉल्व नहीं हो सकती है। 250 जो है इसकी फिक्स अमाउंट में, प्रेजेंट में 245 लोग हैं, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी इसकी 250 है जो कि फिक्स की हुई है। उसमें से 238 लोग, प्रेजेंटली 233 है ना, आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज, और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ द मेंबर इज 6 years। राज्यसभा की इलेक्शन की बात करते हैं तो इंश्योर कंटिन्यूटी 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर। तो जो 1/3 मेंबर होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन RS आर इलेक्टेड अंडर आर्टिकल 80, याद रखना है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन RS आर इलेक्टेड अंडर आर्टिकल 80 बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सीट्स आर अलोकेटेड टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि कोई बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि भाई जब पहली बार राज्यसभा बनी थी तो क्योंकि टेन्योर तो 6 साल के लिए होता है, तो फर्स्ट टाइम पे कैसे डिसाइड किया गया होगा कि किन 1/3 लोगों को मतलब कि बाहर जाना है,
है ना, क्योंकि ये तो 1/3 हर 2 साल में हटते हैं ना, तो फिर 1/3 का इलेक्शन होता है, तो पहली बार कैसे हुआ होगा ये स्टार्टिंग में, ये आपको बताना है ना। उसके बाद देखते हैं आगे और राज्यसभा के बारे में। तो इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्शंस होता है, ये सिस्टम होता है वहाँ पे इलेक्शन का। ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मीन्स इलेक्टर्स कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंसेज। तो इसका मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ए कैंडिडेट रिक्वायर्स ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स टू विन। अब हम देख लेते हैं, हम आर एस पोल्स हैव सिस्टम ऑफ ओपन बैलेट। तो आर एस में ओपन बैलेट का सिस्टम होता है, बट इट इज लिमिटेड फॉर ओपननेस, बस इसमें लिमिटेड फॉर्म ऑफ ओपननेस होती है। टू चेक क्रॉस वोटिंग ईच पार्टी एमएलए शोज ऑन हर मार्क बैलेट ऑन पार्टी ऑथराइज एजेंट। और ये फालतू की बातें हैं, आपको ध्यान रखना। नन ऑफ द अबव नोट ऑप्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन आर एस पोल्स। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिल्म्स में आ सकती है, तो ध्यान रखना है। ऑल्सो नॉट वोटिंग फॉर द पार्टी कैंडिडेट विल नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉट वोटिंग फॉर द पार्टी कैंडिडेट विल नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट है अंडर द एंटी डिफेक्शन। तो ये राज्यसभा के लिए स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। अदर फैक्ट्स अबाउट द राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल जो आपका 80 है, उसके जो पार्ट 3 है, उसमें बोला है दे आर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स शुड हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेज इन मैटर्स लाइक लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट। For Schedule 2, the Constitution provides for allocation of Rajya Sabha seats to the states and union territories on the basis of population of the each state। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी नई न्यूज, अगली न्यूज़ देखते हैं हम, है ना। अभी कितने इसमें अफेयर्स बच रहे हैं पॉलिटी के? अभी हैं अफेयर्स पॉलिटी के काफ़ी। उसके बाद पॉलिटी एक तरह से खत्म हो जाएगी और इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाएंगे, तो 2 पेज और है, अभी हम कंप्लीट इनको कर लेंगे। अब देखते हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या है, इनको देखते हैं। तो इलेक्शन कमीशन डिलीटेड 111 नॉन एग्जिस्टेंट पार्टीज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आउटफिट्स। दीज 111 रजिस्टर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज वर फाउंड टू नॉन एग्जिस्टेंट एंड वायलेटिंग द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को वायलेट कर रही थी, तो उनको डिलीट कर दिया एज पर एडीआर। ठीक है। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है, of only about 8.23% RUPPS and the annual contributions report of the only about 5.72% of the available in the public domain in 2019-20। तो इनको हटा दिया गया इस वजह से। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, तो इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है हमको। इट इज नोटेड दैट द ईसी डज नॉट हैव द पावर टू डी रजिस्टर ए पॉलिटिकल पार्टी। इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है कि ईसी के पास ही पावर नहीं होती है कि किसी को डी रजिस्टर कर दे। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। ए रिफॉर्म स्टिल पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अभी भी एक रिफॉर्म जो है वो अप्रूवल के लिए बचा हुआ है गवर्नमेंट के पास में। और यहाँ पे क्या किया गया है, रजिस्टर्ड डीरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज वर फाउंड इन नॉन एग्जिस्टेंस एंड वायलेटिंग द रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। इलेक्शन कमीशन डिलीटेड 111 नॉन एग्जिस्टेंट पार्टीज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आउटफिट्स। तो डिलीट कर दिया है, बट इट इज नोटेड दैट ईसी डज नॉट हैव द पावर टू डी रजिस्टर ए पॉलिटिकल पार्टी। इंपॉर्टेंट है ये ना, याद रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है। ए रिफॉर्म स्टिल पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, हाउएवर इट कैन टेक द इश्यूज ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज and seek mandatory compliance from the parties like sources and manner of donations, disclosure by companies, details of the bank account, etc. EC has initiated actions against several registered unrecognized political parties under section 29A 29C of the Representations of People Act 1951 for claiming tax exemptions without fulfilling the mandatory requirements। ठीक है, तो मतलब इस वजह से इनको डिलीट कर दिया, लेकिन डी रजिस्टर अभी नहीं कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, किसी भी रिकॉग्नाइज जो पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है उसको डी रजिस्टर, किसी भी, बस केवल इतना बोल रहा हूँ कि मैं रजिस्टर्ड पार्टी को डी रजिस्टर इसी नहीं कर सकता है। इट इज़ टू बी नोटेड इसी डज नॉट हैव द पावर टू डी रजिस्टर ए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ये सब ग्राउंड्स के बिहाफ पे इन्होंने डिलीट कर दिया है 111 पार्टीज को लिस्ट से, है ना। इश्यूज विद RUPPS के साथ जो इश्यूज है, मैनी वर फाउंड टू बी एग्जिस्टिंग ओनली ऑन पेपर और लेटर सेंड टू देयर एड्रेसेज रिटर्न अनडिलीवर्ड। मिसयूज ऑफ द इनकम टैक्स एग्जम्पशन ऑन डोनेशन, तो वे मिसयूज वगैरह करते हैं इसका। RUPP इज इन्वॉल्व इन द सीरियस फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी, जो के अंदर इम्प्रोप्राइटी के अंदर भी इन्वॉल्व होती हैं। सम ऑफ द रजिस्टर्ड पार्टीज में भी कलेक्टिंग डोनेशंस एंड यूजिंग देम फॉर अदर पर्पजेज फंक्शनिंग एज एंटिटीज, तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी कर सकती हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है इनके साथ। अब देखते हैं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा। तो नेवा सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड टू मेक ऑल द वर्क्स एंड डाटा रिलेटेड टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर द यूज ऑफ द बोथ सिटीजंस एंड मेंबर्स ऑफ द असेंबलीज। ई विधान इज ए री डेजिग्नेटेड एज नेवा। तो ई विधान था, इसको नेवा के रूप में अब एक तरह से इन्होंने री डेजिग्नेटेड कर दिया है। नेवा है क्या, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो इसका उपयोग कौन करता है कि सिटीजन भी कर सकते हैं और मेंबर ऑफ असेंबली भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें डाटा होता है रिलेटेड टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज अवेलेबल ऑनलाइन होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स इज नोडल मिनिस्ट्री फॉर रोलिंग आउट नेवा। ये ध्यान रखना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स इज नोडल मिनिस्ट्री फॉर रोलिंग आउट नेवा। नेवा aim to bring all the legislations of the country together in one platform, thereby creating a massive data depository.
It will also help in streamlining the information related to the various state assemblies and to eliminate use of paper day to day functioning. मतलब ये सब चीज़ें आपको याद रखना निवा के बारे में ना. Contesting elections from the multiple seats, इसके बारे में देखते हैं क्या है. Recently, Chief Election Commission has made a fresh push for amending the Representations People Act 1951 to bar people from contesting from more than one seat. As an alternative, hefty fines should be imposed on those vacating one of the constituencies and forcing a bypoll. दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी, रिपोर्ट दी थी उन्होंने 1990 में. एंड 170 रुपीज़ जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो 1919 में आई थी, हैज़ ऑल्सो इंक्लूडेड द रिकमेंडेशन फॉर रेस्ट्रिक्टिंग वन कंटेस्टेंट टू वन सीट. मतलब एक कंटेस्टेंट को एक ही सीट लड़ना है, इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन दी थी. एज पर सेक्शन 33 पार्ट 7 ऑफ द RPA, वन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम मैक्सिमम ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. मोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर अलाउड अंटिल 1996 तक ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलाउड थी, लेकिन अब केवल 2 हैं. द RPA वाज अमेंडेड टू सेट द कैप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक ही रखना है. कैप को लिए RPA को अमेंड किया गया था. इश्यूज विद द प्रेजेंट प्रोविजन, जो प्रोविजन है उसके साथ इश्यूज क्या हैं, तो उसमें इश्यूज हैं. इनकन्सिस्टेंसी इन RPA सेक्शन 70 ऑफ द RPA बार्स कैंडिडेट फ्रॉम द रिप्रेजेंटिंग 2 constituencies in Lok Sabha and State Assembly, meaning that if a candidate won both seats, he or she is legally mandated to vacate one of the seat in favor of the other. तो ये प्रॉब्लम है कि सेक्शन 70 ऑफ द RPA बार करता है फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग 2 constituencies कि आप लोकसभा में 2 constituencies को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो. सेक्शन 7 जो है 70 जो है इसको बार करता है, ध्यान रखना है ना. तो आपको वैकेट करनी पड़ेगी एक जगह से चीज़ को ना. तो यही है इसमें बताता है. स्ट्रेन ऑन पब्लिक एक्सचेकर इन द अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इन विच द सीट हैज़ बीन वैकेटेड, ए बाई इलेक्शन वुड बी ऑटोमेटिकली टिगर्ड इमीडिएटली. तो मतलब इसमें लॉस होता है फालतू में, जो पब्लिक मनी होती है बेकार होती है इलेक्शन करवाने में. नेगेटिव इंपैक्ट ऑन वोटर होता है. इट फर्दर कॉज वोटर फैटिग्यू, वोटर को फिर ट्रैवल करना, फिर ट्रैवल कॉस्ट वगैरह दुनिया भर की चीज़ें है ना, वो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर. तो ये फालतू की चीज़ें मतलब इस तरह से. लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज द नोडल एजेंसी इन गवर्नमेंट टू डील विद द इशू रिलेटेड टू द EC. तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड द जस्टिस इज द नोडल एजेंसी इन गवर्नमेंट टू डील विद द इशू रिलेटेड टू EC. अब देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में क्यों अभी न्यूज़ में चल रहा है. तो पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र हैज़ ए डिस्कशन हुआ था. अभी काफ़ी क्राइसिस था, आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर है ना. तो इस वजह से एक तरह से काफ़ी लीगलिटीज़ के ऊपर अब सवाल उठे हैं. तो पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र हैज़ ए डिस्कशन हुआ था लीगलिटीज़ ऑफ द इलेक्टेड MLA स्विचिंग पार्टीज. तो MLA जो स्विच कर रहे हैं पार्टी को, उनकी लीगलिटी के ऊपर सवाल उठता है जब एंटी डिफेक्शन का नाम आ जाता है फिर है ना, जब ऐसे सवाल उठते हैं. तो एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द MLAs हु आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन ए टिकट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी गिव ऑफ देयर पार्टी मेंबरशिप. तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको एंटी डिफेक्शन हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड वो हो जाएंगे. इट वाज इंक्लूडेड अंडर द 10th शेड्यूल बाय 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985. एनी क्वेश्चन regarding disqualification arising out of defection is to be decided by the presiding officer of the house. ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. ग्राउंड्स ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड क्या है. इफ मेंबर वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस contrary टू एनी डायरेक्शन इशूज बाय दिस पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ द पार्टी. तो ऐसे में क्या होगा, सच एक्ट नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 days. ठीक है. तो यदि 15 दिन के अंदर यदि इसको नहीं किया जाता है तो कोई बात नहीं है. दोबारा देखते हैं हमको जो ग्राउंड ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन क्या है. इफ मेंबर वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउसेज कॉन्ट्री टू एनी डायरेक्शन इशू बाई दिस पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑफ सच पार्टी एंड सच एक्ट. मतलब कुल मिला के बात यही है कि 15 दिन के अंदर यदि या तो पार्टी बोल देती कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने जो भी एब्सटेन किए हैं तो ये. लेकिन यदि एब्सटेन वो जो मेंबर है वो कर जाता है और डायरेक्शंस को वॉलेट करता है पार्टी की को, तो फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा. ये ग्राउंड होगा डिस्क्वालिफिकेशन का अंटिल 15 दिन के अंदर वो पार्टी इस चीज़ डिस्क्वालिफिकेशन को ना करने दे तो बच जाएगा, वो रोक दे तो. अदरवाइज फिर डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बन जाएगा. ठीक है. नॉमिनेटेड मेंबर या फिर पार्टी बोल दे कि नहीं हम नहीं करेंगे डिस्क्वालीफाइड, हम समझ रहे हैं कि क्यों इन्होंने वोटिंग नहीं की है, ठीक है, 15 दिन के अंदर ये बात बोल देते हैं, तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन की ग्राउंड नहीं बनेंगे. ठीक है. नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में बात की जाती है तो आता है कि इफ़ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ द 6 मंथ, 6 महीने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को यदि नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करते हैं तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे. यदि उनको ज्वाइन करना है तो तुरंत ही ज्वाइन करना है. यदि इंडिपेंडेंट मेंबर की बात की जाएगी तो यदि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इफ़ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे. एक्सेप्शंस क्या है. लॉ अलाउज ए पार्टी टू मर्ज विद इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडिंग, तो आप जानते हो 2/3 के साथ यदि कोई पार्टी सेपरेट होकर जा रही है तो वो मर्जर फिर अलाउड है. इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर और लोकसभा और चेयरमैन का ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड होता है देन ही कुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड दोबारा से ज्वाइन कर सकता है पार्टी को, है ना, जब अपनी पोस्ट से हट जाएगा तब. तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा. रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और थोड़ी देख ली जाए तो अभी इतना ज़्यादा काम की नहीं है वैसे हमारे. आर्टिकल 163 के बाद हम देख लेते हैं. स्टेट दैट द गवर्नर शेल एक्सरसाइज देयर फंक्शन अपॉन एड एंड एडवाइज ऑफ द कॉम. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइज पे आर्टिकल 163 बोलता है कि गवर्नर को फंक्शन करना चाहिए. बट नॉट इन मैटर्स वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायर्स
वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट दे एक्ट एट देयर डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अब हम देखते हैं, तो ये लास्ट पेज है। इसके बाद हमारे पॉलिटी के जितने भी अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स जून के महीने के, वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, तो ये है NESDA 2021 रिपोर्ट। तो इसमें क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है, पब्लिक ग्रीवेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक एंड ग्रीवेंस एंड प्रेजेंशन के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है। तो इसने क्या किया, हैड कॉन्स्टिट्यूटेड NESDA इन 2000, नेस्डा 2019 टू असेस द स्टेट यूटी एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑन डेप्थ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। तो ये बायनियल है ना, बायनियल स्टडी होती है, हेल्प द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट इंप्रूव देयर डिलीवरी ऑफ द सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज वगैरह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट से जो जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन ICT टेक्नोलॉजी के थ्रू नेस्डा जो की हाईलाइट्स है नेस्डा के 2021 के, वो बता रखे हैं। तो इसमें ये बता रखा है इंप्रूवमेंट इन द कंट्री ई गवर्नेंस, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक होता नहीं है ना। तो ये नेस्डा है, ये देख लेना आपके डिपार्टमेंट के अंदर ये हो रहा है इधर से। तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है, इसके अंदर 2021 के अंदर रिपोर्ट है कि किस तरह से जो गवर्नेंस हुई है उसका असेसमेंट के रिगार्डिंग रिपोर्ट रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, इन्होंने नेस्डा का फॉर्मेशन किया है 2019 के अंदर असेस करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से रिपोर्ट आएगी, उसके बिहाफ का असेस किया जाएगा, उसमें ICT कैसे वर्क कर रहा है इस चीज़ को देखा जाएगा, उसमें की हाईलाइट्स क्या रहे हैं नेस्डा में। तो इंप्रूवमेंट इन द कंट्रीज ई गवर्नेंस लैंडस्केप फ्रॉम 2019, तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, तो कैसे कैसे हुआ है। तो ई सर्विस इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो थोड़ा देख लेते हैं। तो इंक्रीज इन ई सर्विस डिलीवरी हुआ है, राइज इन द यूज ऑफ द इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज पोर्टल वगैरह का उपयोग कर रहा है, सेंट्रलाइज और इंटीग्रेटेड पोर्टल हो गए हैं, ठीक है। और ई सर्विस डिलीवरी काफ़ी बेटर हो गई है 2019 की तुलना में, अब हम जब देख रहे हैं आगे, वहाँ से जब स्टार्ट हुई हैं चीज़ें। तो इंप्रूवमेंट अक्रॉस द असेसमेंट पैरामीटर्स हुआ है, ई सर्विस ऑफ द फाइनेंस एंड लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सर्विस सेक्टर वर मोस्ट वाइडली यूज, तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज किए गए हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद अमंग द नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स मेघालय एंड नागालैंड आर लीडिंग स्टेट्स एंड अमंग यूटी जम्मू कश्मीर रैंक द हाईएस्ट, तो जम्मू कश्मीर की रैंक काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। तो रिकमेंडेशंस क्या है फाइनली, मैंडेटरी सेक्टर स्पेसिफिक सर्विसेज फोकस ऑन अटेनिंग SDG गोल्स, अडॉप्शन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर द यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नेंस, फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एम्ब्रेसिंग न्यू ये टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सारा काम कीजिए, और ICT जो है उसको यूज में लीजिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो ये रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पे हमारे पॉलिटी वाले जो जून के मंथ के करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले अफेयर्स अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद।